अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक समय पर तय समय सीमा में होना है और आनंद किशोर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने ये अनाउंस कर दिया है कि परीक्षा होगी ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं और ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, तो क्योंकि आपके लिए एक VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इसमें जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपको बताते हैं, चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चंस है और साइंस का है, क्लास 10th का। तो एक एक क्वेश्चन का जवाब और प्रश्न और जवाब दोनों हम लेकर के आए हैं, तो आप लोग को पूरा देखने को मिल जाएगा इस वीडियो पर। चलिए हम लोग चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का जवाब होगा अवतल। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। पहला का हो जाएगा सी आपका। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? R बराबर 2F, F बराबर R/2, R बराबर F। इसका सही जवाब होगा F इक्वल टू R/2। आगे चलते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण को फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू 2R, F इक्वल टू 3R/2, F इक्वल टू 0। तो इसका सही जवाब होगा F इक्वल टू R/2। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो C या F या P, C और F के बीच। तो इसका सही जवाब क्या होगा? F से होकर के गुजरेगी। आगे का प्रश्न है, ये आपके लिए VVI प्रश्न होगा और देखिए हम लोग चलते हैं इसको और बताते हैं। किसी दर्पण की वस्तु को कहीं भी देखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल, समतल तथा उत्तल। चलिए इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं। इसका आंसर होगा C, समतल। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होता है आपका समतल। चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। सब जानते हैं इसके प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। सही जवाब होगा इसका C यानी प्रिज्म। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 8। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सही जवाब हम लोग लेते हैं इसका 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये VVI क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, ये होगा 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D, 1D, 2D, 1.5D। D बोले तो डायोप्टर होता है। चलिए इसका सही जवाब होगा 1 डायोप्टर, यानी आंसर होगा इसका B, 1D। आगे प्रश्न लेते हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है VE प्लस में, फिर -VE प्लस -VE इनफाइनाइट। तो इसका सही जवाब होगा VE प्लस, पॉजिटिव होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। सही जवाब होगा कांच में। सही जवाब होगा इसका कांच में।
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिट्टी होना चाहिए। प्लास्टिक, कांच, जल, तो इसका सही जवाब लिखा हुआ है आंसर नीचे में डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा या तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा भी नहीं होता है। चलिए प्रश्न संख्या 14, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका उत्तल। चलिए प्रश्न संख्या 15, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं, इसका सही जवाब होगा बी 25 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 16, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। इसका सही जवाब होगा, दीजिए। चलिए सही जवाब इसका होगा डी, यानी +2D। प्रश्न संख्या चलते हैं 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जवाब इसका लेते हैं हम लोग, इसका सही जवाब लेते हैं, इसका सही जवाब लेते हैं अवतल। 18 नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा इसका 30 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब होगा 2। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चंस ये रिपीटेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 10th क्लास का फिजिक्स में बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 20, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा काल्पनिक। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अभिलंब के निकट। चलिए प्रश्न संख्या 21 तक हम लोगों ने देखा और फिर हम आगे देखते हैं। मेरे साथ बने हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको वो भी दूंगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार 4 बार आप इस वीडियो को देख करके अपने एग्जामिनेशन का अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक। चलिए बिना समय बिताए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, या तो समतल या उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल। तो इसका सही जवाब होगा आपका या तो समतल या उत्तल। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं 23, फोटोग्राफी कैमरा का अधिकार, कैमरा का अभिदेशक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। यानी फोटोग्राफी कैमरा का लेंस कैसा होता है, तो किस टाइप का होगा, तो उत्तल लेंस का बना होता है, ये होता है उसका। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो सही जवाब होगा उसका उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। सही जवाब इसका लीजिए होगा 5 सेंटीमीटर। आगे है प्रश्न संख्या 26 में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है साइन आर, सेनी, फिर SINI, SINR, SINI इंटू SINR और फिर SINI प्लस SINR। तो सही जवाब होगा इसका बी, SINI
बाई SINR। चलिए 27 में है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। परावर्तन कोण इसका सही जवाब होगा। परावर्तन कोण, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन बराबर किसके बराबर होता है? तो U/V, UV, U+V, V/U। तो इसका सही जवाब होगा U/V। चलिए और जवाब दीजिए इसका सही जवाब। आगे के प्रश्न को हम लेकर के आ रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न है 29 नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। सही जवाब होगा इसका D यानी उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं, एक होगा इसका आंसर, एक उत्तल। इसका आंसर उत्तल होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच अनंत पर। इसका सही जवाब हम लोग लेंगे B यानी फोकस दूरी की दोगुनी पर। आगे है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही जवाब होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 34 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो इसका होगा दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल का पानी। तो इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं दोनों अवतल होगा, यानी इसका सही जवाब दोनों अवतल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए आप, और अब तब देखिए सही जवाब देने के बाद तब देखना है इसका आंसर क्या है। आपतन कोण है। चलिए इसका भी जवाब दीजिए और तब आंसर देखिएगा, तब मैं भी बताऊंगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 2। 37 प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की गमन सीधी रेखा में होगा, इसका आंसर होना चाहिए C। चलिए आगे प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल। क्या होगा? 1 नंबर है कोई नहीं, यानी D में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? अवतल है। चलिए प्रश्न संख्या 39, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता दुगुनी, आधी, चौथाई बराबर क्या होगा? आधी होती है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब B है। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और इस तरह का प्रश्न बार बार पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम में सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 41, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए सही जवाब दीजिए इसका, तब मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ।
चलिए आप दे दिए होंगे जवाब। सही जवाब डी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 42 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। चलिए सही जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। इसका अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या 7 रंगों में टूट जाती है। चलिए इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं, और इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं बी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बी होगा, बिना मुड़े सीधी निकलती है। आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विकिरण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जवाब बताइए, बोलिए। बी नंबर आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलिए आगे देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। चलिए इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। आइए और एक प्रश्न और है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार और मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही जवाब इसका होगा बी, यानी प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर का जितना भी प्रश्न होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा क्लास 10th का, मैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट्स। तो आपसे ये मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और फिर होगा अगला क्लास फिर आपका साइंस का, और वो भी फिजिक्स का भी। फिजिक्स होने के बाद फिर साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर को भी हम लोग जानेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और सारे प्रश्न का जवाब आप स्वयं देख करके दीजिए और तब आंसर देखिए। ऐसा वीडियो मैंने बनाया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स।